नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे एमडीएस न्यूज चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 6 फरवरी के सभी मुख्य समाचारों और तमाम बड़ी खबरों के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप सभी तक सभी ताज़ा खबरें जल्द ही पहुंचा सके। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए खबरों पर नजर डालें। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले अपडेट की ओर। आरबीआई ने किया मौद्रिक नीति का ऐलान, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आरबीआई मौद्रिक नीति का ऐलान किया। शक्तिकांत दास ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने रुख को व्यवस्थित बनाए रखते हुए रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% बरकरार रखा है। आरबीआई का नीतिगत निर्णय अनुमानों के अनुरूप था, क्योंकि अर्थशास्त्री केंद्रीय बैंक से प्रमुख नीतिगत दरों पर यथास्थिति बनाए रखने की अपेक्षा कर रहे थे। गवर्नर ने कहा, महंगाई दर अनुमान से बेहतर स्थिति में है और इकोनॉमी में तेज रिकवरी के संकेत मिल रहे हैं। इसके साथ ही ग्रोथ में तेजी से सुधार दिख रहा है और ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, बर्ड फ्लू के कारण पोल्ट्री डिमांड घटी है। वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 10.5 रहने का अनुमान है। शक्तिकांत दास ने कहा, उपभोक्ता विश्वास पुनर्जीवित हो रहा है और विनिर्माण, सेवाओं व बुनियादी ढांचे की व्यावसायिक उम्मीदें बरकरार हैं। माल और लोगों की आवाजाही व घरेलू व्यापारिक गतिविधियां तेज गति से बढ़ रही हैं। वर्ष 2020 तक हमारी क्षमताओं और धीरज का परीक्षण किया गया। 2021 हमारे इतिहास के पाठ्यक्रम में एक नए आर्थिक युग के लिए मंच निर्धारित कर रहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर। द 26th of January वायलेंस, लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस को मिल गई हैं आरोपियों की तस्वीरें। 26 जनवरी को ऐतिहासिक लाल किला पर हुए उपद्रव के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 25 संदिग्ध आरोपियों की तस्वीरों के जरिए पहचान की है। क्राइम ब्रांच ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से सैकड़ों वीडियो देखने के बाद इनकी पहचान की है। बताया जाता है कि इन तस्वीरों में दीप सिद्धू की तस्वीर भी शामिल है। बता दें कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर कई सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला था। इस दौरान भारतीय संप्रभुता के प्रतीक लाल किला पर जमकर उपद्रव किया गया था। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की सिट इस मामले की जांच कर रही है। लाल किला हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के अलावा आम लोगों से भी वीडियो मुहैया कराने की अपील की थी, ताकि लाल किला परिसर में हिंसा करने वाले उपद्रवियों की पहचान सुनिश्चित की जा सके। बताया जाता है कि बड़ी तादाद में आम लोगों ने भी दिल्ली पुलिस को लाल किला की घटना से जुड़े वीडियो दिए थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मिलकर इन वीडियो और प्राप्त तस्वीरों की छानबीन की और 25 संदिग्ध उपद्रवियों की पहचान की है। अब इन तस्वीरों की मदद से आगे की कार्रवाई करने की तैयारी है। दोस्तों, सोनू सूद की ओर से भी बड़ा अपडेट सामने आया है। अवैध निर्माण मामला, सोनू सूद ने बीएमसी के खिलाफ दायर याचिका एससी से वापस ली, कहा जस्टिस प्रिवेल्स। मुंबई के जुहू में अपने फ्लैट में हुए अवैध निर्माण पर बीएमसी के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिनेता सोनू सूद ने याचिका वापस ले ली है। इस मामले में 21 जनवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। इसके बाद एक्टर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आज उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। सोनू सूद के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया है कि सोनू ने बीएमसी के सामने अपना पक्ष विस्तार से रखा है और उनके निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। सोनू सूद ने इसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया, जिसमें लिखा है जस्टिस प्रिवेल्स। एक्टर ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है, मैं जो भी काम किया उसे लीगल तरीके से कराया, लेकिन उस बात को गलत तरीके से पेश किया गया। मुझे न्यायालय पर भरोसा है और मैं हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करता हूँ। हम बिजनेस भी सही तरीके से करते हैं और कानूनी दायरे में रहकर हर चीज के लिए अनुमति लेने के बाद करते हैं। दुर्भाग्यवश कुछ ऐसे लोग मेरे साथ रहे जिन्होंने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों से दूर रहें जो सामाजिक रूप से अच्छा बनने की कोशिश करते हैं लेकिन होते नहीं हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी लीगल टीम को धन्यवाद दिया है। सोनू सूद ने आगे लिखा है, हमेशा की तरह न्याय मिला। चलिए दोस्तों, नजर डालें कोरोना आंकड़ों की ओर। कोरोना वायरस, देश में अब तक 49 लाख से ज्यादा लोगों को लगाई वैक्सीन, एक दिन में 12,408 नए केस। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने के बाद भी इस जानलेवा बीमारी खतरा पूरी दुनिया में अब भी बरकरार है। इसी कड़ी में भारत में एक दिन में कोविड-19 के 12,408 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,08,02,591 हो गए। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,51,460 है और कुल डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,04,96,308 है। मालूम हो कि भारत में दुनिया में का सबसे बड़े वैक्सीनेशन ड्राइव भी चल रहा है। मंत्रालय ने बताया कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत देश में कुल 49,59,445 लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगाई गई है। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में सबसे तेज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। यहां सिर्फ 18 दिन में ही 40 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई। अमेरिका में 20 दिन और इजराइल ब्रिटेन में इतनी ही आबादी में वैक्सीनेशन होने में 39 दिन लगे थे।
इसी बीच गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस को लेकर भी बड़ी खबर है। गोल्ड प्राइस अपडेट। बजट के बाद लगातार 5वें दिन आज भी सस्ता हुआ सोना, जाने ताजा भाव। सोना खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। बजट के बाद से लगातार 5वें दिन आज भी सोने और चांदी की कीमत में गिरावट देखी जा रही है। 1 फरवरी से लगातार सोना सस्ता हो रहा है। इस पहले के पहले दिन सोमवार से सोना के भाव लगातार गिरते जा रहे हैं। इस सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन आज शुक्रवार को भी सोने और चांदी के भाव में नरमी देखी जा रही है। आज बाजार खुलने के साथ ही सोने की कीमत में 430 रुपये की कमी दर्ज की गई, वहीं चांदी की 700 रुपये तक फिसल गई। गुरुवार को सोना 322 रुपये घटकर 47,135 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। इससे पहले बुधवार को सोना 47,457 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा था, जबकि मंगलवार को सोना 47,619 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं सोमवार को यानी 1 फरवरी, जिसको दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 48,182 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं गुरुवार को चांदी 972 रुपये गिरकर 67,170 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। चांदी की कीमत बुधवार को 68,142 रुपये प्रति किलोग्राम रही थी। इससे पहले मंगलवार को चांदी 69,560 रुपये प्रति किलोग्राम रही थी, जबकि 1 फरवरी को चांदी 73,219 रुपये प्रति किग्रा पर बंद हुई थी। पेट्रोल एंड डीजल की कीमतों को लेकर भी बड़ा अपडेट है। दिल्ली में 2 दिनों में 65 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल, लगातार दूसरे दिन भी बढ़ोतरी। पेट्रोल और डीजल के दाम में शुक्रवार को फिर लगातार दूसरे दिन वृद्धि दर्ज की गई। देश की राजधानी दिल्ली में इन 2 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम में 65 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में तेजी का सिलसिला जारी है। ब्रेंट क्रूड का भाव $59 प्रति बैरल के ऊपर चला गया है। पेट्रोल का भाव दिल्ली में 30 पैसे, कोलकाता में 29 पैसे, मुंबई में 29 पैसे और चेन्नई में 26 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। वहीं डीजल के दाम में दिल्ली में 30 पैसे, कोलकाता में 30 पैसे, मुंबई में 32 पैसे और चेन्नई में 29 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल का भाव बढ़कर क्रमशः 86.95 रुपये, 88.30 रुपये, 93.49 रुपये और 89.39 रुपये प्रति लीटर हो गया है। डीजल की कीमतें भी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में बढ़कर क्रमशः 77.13 रुपये, 80.71 रुपये, 83.99 रुपये और 82.33 रुपये प्रति लीटर हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले एक बहुत बड़े अपडेट की ओर। वैक्सीन पासपोर्ट क्या है? भविष्य में क्यों आपके पास इसका होना जरूरी है, जानिए सब कुछ। पिछले साल यानी साल 2020 में दस्तक देने वाले जानलेवा कोरोना वायरस ने सब कुछ बदल कर रख दिया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में इसने सबसे ज्यादा कहर बरपाया। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। अमेरिका, भारत और ब्रिटेन समेत कई बड़े देशों ने इसको फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया और कई देशों ने अपने यहाँ दूसरे देशों से आने वाले लोगों पर बैन लगा दिया। हालांकि अब स्थिति पहले से काफी हद तक सुधर चुकी है। कई देशों ने अपने यहाँ टीकाकरण यानी वैक्सीन लगाना शुरू कर दिया है। अब जब स्थिति सामान्य होने लगी तो एक शब्द का शोर सुनाई देने लगा है। वो शब्द है वैक्सीन पासपोर्ट। जानिए वैक्सीन पासपोर्ट क्या है और ये भविष्य में आपके लिए क्यों जरूरी है। वैक्सीन पासपोर्ट क्या है? आसान भाषा में कहें तो अपने देश से कई दूसरे देशों में जाने के लिए अभी आपको पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। इसी तरह कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका समेत कुछ देश एक डिजिटल पासपोर्ट तैयार करेंगे, जो नागरिकों को यह दिखाने के लिए बाध्य करेगा कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। ऐसे में दूसरे देशों में ट्रैवल करने के लिए आपके पास वैक्सीन पासपोर्ट का होना जरूरी हो जाएगा। ये नया न्यू नॉर्मल होगा। योगी सरकार की ओर से भी बड़ा ऐलान किया गया है। योगी सरकार का बड़ा ऐलान, इस तारीख से उत्तर प्रदेश में फिर खुलेंगे स्कूल, यहाँ देखें दिशा निर्देश। देश में कोरोना के कारण मार्च से बंद स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया देश में धीरे धीरे शुरू हो गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 6ठी से 8वीं तक के स्कूलों को खोलने के लिए हरी झंडी दे दी है। जानकारी के अनुसार 6ठी से 8वीं तक के स्कूल 8 फरवरी के खोले जाएंगे और प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की है। छात्रों की सुरक्षा के लिए कक्षाओं को स्कूलों के खुलने से पहले और हर पाली के बाद साफ किया जाएगा। स्कूल में प्रवेश से पहले थर्मल स्कैनिंग, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 1 मार्च से 1 से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए और 15 फरवरी से कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए राज्य के सभी स्कूलों को फिर से खोलने का प्रस्ताव भेजा था। इससे पहले 2 फरवरी को मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार 10 फरवरी में कक्षा 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं शुरू करने के लिए विचार किया जा रहा है। इन कक्षाओं को स्थिति के गहन आकलन के बाद ही शुरू किया जाएगा। चलिए दोस्तों नजर डालें मौसम समाचार की ओर।
वेदर अपडेट, राजधानी दिल्ली में फिलहाल ठंड से नहीं मिलेगी राहत, घना कोहरा छाए रहने का अनुमान। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से सुबह जारी किए गए अपडेट के अनुसार आज का न्यूनतम तापमान 9.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। वहीं अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सफदरजंग और दिल्ली के अंदरूनी इलाकों की विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज हुई है। वहीं बाहरी इलाके जैसे पालम की विजिबिलिटी पहले के मुकाबले बेहतर 1000 मीटर दर्ज हुई है। शीतलहर कायम है, साथ ही विंड स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज हुई है, जो कि नॉर्मल से कुछ अंक ज्यादा है। डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार बाहर जाते समय सर को ढककर जाएं, क्योंकि शीतलहर का स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। पंजाब और हरियाणा में हो सकती है बारिश और ओलावृष्टि। फिलहाल इस पूरे हफ्ते बारिश की कोई संभावना मौसम विभाग ने नहीं बताई है, लेकिन 6 फरवरी को तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान जताया गया है। इसका कारण है पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है, जिसका सीधा असर दिल्ली और एनसीआर पर भी पड़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी अपडेट की ओर। कोरोना वैक्सीन फाइजर ने भारत से वापस लिया इमरजेंसी इस्तेमाल का निवेदन, जाने ये कितनी असरदार है। दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति वापस ले ली है। फाइजर ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) से कोरोना वैक्सीन की इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए अर्जी लगाई थी। फाइजर ने जिस समय इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी की अर्जी लगाई थी, उस समय वह पहली दवा कंपनी थी। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया, कंपनी की ओर से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी वापस ले ली गई है। ब्रिटेन और बहरीन में फाइजर की दवा को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली हुई है। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों इसके इस्तेमाल की मंजूरी वापस ली गई और यह दवा कितना असरकारक है। फाइजर कोरोना वायरस वैक्सीन की बात करें तो एक अध्ययन के अनुसार इस वैक्सीन की एक खुराक 3 हफ्तों बाद भी सुरक्षित और असरदार रहती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलेंगे देश भर की तमाम बड़ी व छोटी खबरों के साथ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें और रोजाना ऐसी वीडियोस को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।